नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग संजय राउत के बारे में बात करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी ना, उसमें इनका बड़ा योगदान माना जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि ईडी का भी इन पर छापा डल रहा है, इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो इनके बारे में जानना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और इस तरह का कोई व्यक्ति अगर चर्चा में रहता है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और आप देखिए, बाला साहब ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, या आप देखिए कि आपके ठाकरे परिवार हो, इसके बड़े वफादार माने जाते हैं संजय राउत। और कुछ आपको पिक्चर दिख रही होंगी, ये बाला साहब ठाकरे, जो आप ये देखेंगे शिवसेना जो देखते हैं ना आप लोग पार्टी, उसके संस्थापक थे। और शिवसेना की स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 1966 में हुई थी। और बेबाक बोलने वाले आप देखिए, चाहे बाला साहब ठाकरे की बात कर लीजिए, संजय राउत बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत, ये आप देख लीजिए पिक्चर। उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत, आदित्य ठाकरे, ये इनका परिवार है, ठीक है। और आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में की बात हो रही है। और लंबे समय तक आप देखिए काफ़ी उठापटक भी चला है यहाँ। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आप देखिए जो शिवसेना है आपकी, इसके कुछ विधायक अलग हो गए। उसके बाद आपने देखा है कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। और यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। और अभी वर्तमान में संजय राउत आप देखेंगे राज्यसभा सदस्य हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और राज्यसभा सदस्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप लोग राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा सदस्य का चुनाव किन के द्वारा होता है? विधायकों के द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और संजय राउत की अगर बात करें तो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और राज्यसभा सदस्य और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। और शिवसेना की तरफ से आप देखिए यही अपना पक्ष रखते हैं। संजय राउत का जन्म आप देखेंगे कि 15 नवंबर 1961 को अलीबाग महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की पढ़ाई की हुई है। संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारी जाति से हैं और उनके माता पिता राजाराम राउत और सविता राजाराम राउत। उनके छोटे भाई सुनील राउत शिवसेना के ये भी नेता हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें भी। और 16 फरवरी 1993 को उन्होंने बरसा राउत जो शिक्षक हैं उनसे शादी कर ली थी। और उनकी 2 बेटियां हैं, एक पूर्ववासी राउत और एक विदिता, ठीक है। अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो संजय राउत पहली बार सन 2000 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2005 में शिवसेना के नेता के रूप में नियुक्त किया गया और वे अक्टूबर 2005 से गृह मामलों की समिति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। मई 2009 में 9 तक वो 2010 में संजय राउत को दूसरे कार्यकाल के लिए आप देखिए कि महाराष्ट्र से ही राज्यसभा सदस्य चुना गया। और 2010 में उन्हें उपभोक्ता मामलों, खाद्य सार्वजनिक वितरण और बिजली मंत्रालय के लिए जो सलाहकार समिति होती है ना, उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में आप देखेंगे उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुना गया था। फिर आप देखिए 2022 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए फिर से उन्हें चुना गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 6 साल का कार्यकाल रहता है राज्यसभा का, ठीक है। और इनसे जो विवाद जुड़े हुए हैं जिनके कारण आप देखिए काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं, इन विवादों को देख लीजिए। 20 नवंबर सन 2000 को बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई बंद के बाद 2 महिलाओं को बंद के खिलाफ एक फेसबुक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था। और महिलाओं की उम्र 31 वर्ष थी और उनमें से एक ने एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी और दूसरी महिला ने टिप्पणी को पसंद यानी कि लाइक किया था। और गिरफ्तारी के बाद राउत ने कहा कि शिवसेना महिलाओं की गिरफ्तारी का समर्थन करती है क्योंकि उनकी टिप्पणी से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस बयान के लिए उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। और एक और आपको बता दूं, भले आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे ने चुनाव ना लड़ा हो महाराष्ट्र में, वो विधायक ना रहे हो,
वो आप देखिए कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य ना रहे हों, विधान परिषद सदस्य ना रहे हों, लेकिन आप देखिए फिर भी वो एक मुख्य भूमिका में रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई है। और बाला साहब ठाकरे के बारे में आप लोग पढ़े, हम लोगों ने भी बात की हुई है, तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसे नेता थे कि आप देखिए प्रधानमंत्री भी उनके सामने झुक जाते थे, और मुंबई में उनका अच्छा प्रभाव था। 13 अप्रैल 2015 को कई लोगों और राजनीतिक दलों ने राउत पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। यह आरोप संजय राउत द्वारा लिखे गए सामना शिवसेना का जो मुख्य पथ है में एक लेख के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के मतदान के अधिकार को रद्द कर दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं किया गया था। और कई लोगों ने कहा कि उन्हें भारत जैसे देश में ऐसी बात सुनकर घृणा हुई, जो एक लोकतांत्रिक देश ना है, ना कि एक तालिबानी राज्य। फिर आप देखेंगे 24 अगस्त 2017 की ये घटना है। संजय राउत ने नाय पद मासा गर्जी महाराज साहेब जैन भिक्षु को उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी, उन्हें आतंकवादी कहा था और उनकी तुलना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक से की थी। और उनका बयान तब आया था जब नया पद मासा गर्जी महाराज साहब ने जैन समुदाय से भाजपा का समर्थन करने और मांस मुक्त समाज की ओर बढ़ने का आग्रह किया था। और अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने संजय राउत के बयान की आलोचना की थी और कहा था कि उनकी टिप्पणी से बेहद दुखी और आहत हैं। फिर आप देखें कि 15 अप्रैल 2019 की बात है। उन्होंने रामनवमी समारोह के दौरान एक विवाद पैदा कर दिया था, जब उन्होंने कहा कि आचार संहिता का हमेशा डर रहता है, हालांकि कानून के साथ नरक में है। हम उस तरह के लोग हैं जो घुटन होने के बजाय हमारे दिल और दिमाग में जो कुछ भी है उसे कहने का विकल्प चुनते हैं, और आदर्श आचार संहिता के प्रभावों का ध्यान रखा जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 25 अक्टूबर 2019 की घटना है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, तो इसने भाजपा की संख्या में गिरावट दिखाई और संजय राउत ने एक बाघ की घड़ी का लॉकेट, रांकापा का पार्टी चिन्ह पहने हुए और कमल के फूल भाजपा के पार्टी चिन्ह को सूंघते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी। और राउत ने आप देखिए तस्वीर को कैप्शन दिया, बुरा ना मानो दिवाली है। हालांकि भाजपा के सदस्यों ने कहा कि यह तस्वीर खराब है। पहले आप देखिए भाजपा के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन 2019 के बाद आपने देखा होगा अलग हो गए थे। एक और विवाद इनसे जुड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संजय राउत और बॉलीवुड एक्टर्स कंगना रनौत के बीच आप देखिए कितना अनबन रहा है और क्या क्या दोनों तरफ से बोला गया। 14 जून 2020 को राजपूत की मौत के बाद कंगना द्वारा मुंबई को असुरक्षित करार दिए जाने के बाद पूरी पंक्ति शुरू हुई थी, ये विवाद शुरू हुआ था। और उन्हें की टिप्पणी के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाद में कंगना ने संजय राउत पर उन्हें धमकी देने का आरोप भी लगाया था और टिप्पणी की थी कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों महसूस कर रही है। यह कमेंट शिवसेना और कंगना रनौत के बीच और बढ़ गई थी विवाद का कारण। फिर आप देखेंगे कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस सुरक्षा भी कवर की हुई है, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप देखिए हर जो विवाद में रहेगा उसे भी वाई प्लस जेड प्लस सुरक्षा देने शुरू हो जाएगी। और ये आप देखिए बहुत पैसा खर्च होता है और ये सब पैसा हमारे ही आपके टैक्स से ही जाता है। और कई लोग यहाँ भी कहते हैं कि हम तो टैक्स भी नहीं देते हैं। तो आप देखिए कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब टैक्स देते हैं। आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, मुझे लगता है कि मोबाइल तो आजकल हर कोई खरीद रहा है। या आप लोग साबुन खरीदने जाते हैं, माचिस खरीदने जाते हैं, तो उस पर देखा करिएगा आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है। और पात्रा चोल घोटाला जिसके कारण अभी आप देखिए काफ़ी चर्चा में है, ये 1039.79 करोड़ का है। और मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चौल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। और इस करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज़्यादा फ्लैट बनाकर मेहड़ा को देने थे, और उसके बाद आप देखिए बची हुई ज़मीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। और DHIL के राकेश बधावन, सारंग बधावन, प्रवीण रावत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। और आरोप है कि कंपनी ने मेहड़ा को गुमराह कर पात्रा चोल की FSI 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए
और उसके बाद मेडोज नाम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले। लेकिन आप देखेंगे 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। और इस तरह पात्रा चोल घोटाले में आप देखेंगे 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बाद 2018 में मेहाड़ा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और संजय का कैसे इससे आप देखिए कि कनेक्शन माना जा रहा है। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक जो प्रवीण रावत हैं, संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। और ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। और बताते हैं कि पात्रा चोल घोटाले के से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए। वह पैसा अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बांटा। और इनमें से आप देखिए 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी जो वर्षा राउत थे इनके खाते में आए थे। और इस रकम से राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। और ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर रही है। और वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण रावत की पत्नी माधुरी से लिए थे। और ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ये आप देखिएगा, ये विवाद बना हुआ है, आगे कोर्ट जाएगा, दुनिया भर का रहेगा। लेकिन कई लोगों का ये सवाल उठ रहा है, कई लोगों के मन में आता है कि सबसे पहले तो ईडी के बारे में जान लीजिए, जिसे आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय भी बोलते हैं, काफ़ी आजकल चर्चा में बना हुआ है। 1 अप्रैल 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए, काले धन को छिपाने के लिए, आय का स्रोत नहीं बताने के लिए, ब्लैक मनी को सफ़ेद करने के लिए गैर कानूनी तरीके से ये काम करता है, तो उससे वो आ जाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग में। और आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए, आप में से कई लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या इसका दुरुपयोग होता है इन एजेंसियों का। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होता है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी आपने देखने को मिलेगा, और अभी भारतीय जनता पार्टी है तब भी इसका दुरुपयोग देखने को मिलेगा। अगर दुरुपयोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मामले में दुरुपयोग होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग नहीं होता तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या वो दूध के धुले हो जाते हैं। और विपक्ष, आप देखिए हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये सोचने वाला है। अगर आप देखिए कि स्वतंत्र होती एजेंसियां, तो आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच होती, और आप देखिए कि उनके पैसे पकड़ने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसका दुरुपयोग होता है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता आपके साथ में तो आपको उसका फ़ायदा मिलना स्वाभाविक सी बात रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और क्यों ना मिले, सबसे बड़ी बात यह है, इंदिरा गांधी का समय देखिए आप लोग, विपक्ष के सभी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था 1975-77 के बीच, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो ये चलता रहता है। राजनीति हमारे देश की आप सभी जानते हैं किस हद तक गिरती है। तो ये कहानी है संजय राउत की। और भी बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो। ठीक है।